उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। लौटा दिए थे कि 6-7 साल हो गए थे, मगर अफजल गुरु को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद फांसी नहीं दी गई। बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए हम सबको ये बात पता है। और रही बात गाली गलौज की भाषा की, तो मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा, जो लोग राजनीति में आने से पहले क्या भाषा बोलते थे, सारे नेताओं के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते थे। सारी संसद चोर है, ये केजरीवाल जी का दिया गया बेईमान है, वो बयान है। अभी मजा आएगा ना। देखिए, वैसे तो अगर भारत की राजनीति में सर्टिफाइड रूप से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सर्टिफाइड जो लोग झूठे साबित हो चुके हैं, तो वो दो ही बेटे हैं। एक राहुल गांधी जी, जो राफेल के मामले में कहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है चौकीदार चोर है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से सीधी फटकार आई और अनकंडीशनल अपोलॉजी देनी पड़ी कि हाँ जी साहब मैं गलत बोल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सत्यापित झूठे हैं। दूसरे हैं केजरीवाल जी, जिन्होंने अनेकानेक लोगों पे अनाप शनाप आरोप लगाए थे, हमारे अरुण जेटली जी के ऊपर, नितिन गडकरी जी के ऊपर, कांग्रेस के नेताओं में कपिल सिब्बल जी के ऊपर, मनीष तिवारी जी के ऊपर, फिर लिख के दिया था कोर्ट में, नहीं जी साहब हम झूठ बोल रहे थे, गलती हो गई, हमारे पास कुछ नहीं है। हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तो मैंने सिर्फ ये बात कही, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, और सत्यापित प्रामाणिक वैधानिक झूठे का सर्टिफिकेट जिन लोगों के पास है वो मैंने बताया। दूसरा, इस देश ने यह भी देखा है कि 1970 में कांग्रेस ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, और 2013 में, यानी 43 साल में मुसलसल 37 साल इनकी सरकार रही, और उसके बाद ये कह रहे थे अब हम देना चाहते हैं राइट टू फूड, यानी अब 2/3 लोगों को खाना देना है। ये कब? 43 साल में 35-36 साल सीधे शासन करने के बाद। तो यह राजनीतिक उदाहरण है इस बात का कि कौन सच्चा कौन झूठा। और मुझे लगता है अब देश की जनता बहुत प्रबुद्ध हो चुकी है, ओपन मीडिया का जमाना आ चुका है। वो दिन लद गए जब कांग्रेस की दौरे हुकूमत होती थी, केवल दूरदर्शन होता था, केवल आकाशवाणी होता था, अखबारों के ऊपर अनेक प्रकार के नियंत्रण रहते थे, जो आप चाहते थे सच्चा झूठा छपवा लेते थे। अब हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फोन है, कोई भी व्यक्ति चाहे तो चीजों को वेरीफाई कर सकता है। फिर भी आपने उसमें भी झूठ फैलाने का बहुत प्रयास किया, जिसका अभी लेटेस्ट उदाहरण है 8,500 रुपए खटाखट भरवाने का किया था, और लखनऊ से लेकर बेंगलुरु तक फोटो में आई थी कि महिलाएं कांग्रेस के कार्यालय पहुंच गई थी। भाई आपने तो कहा था 4 जून के बाद आके हमारे कार्यालय से ले। सोचिए, ये सरकार का विषय होना चाहिए था। पॉन्जी स्कीम्स की तरह ये लोग भरवा रहे थे फॉर्म और कह रहे थे कांग्रेस कार्यालय से ले जाना। तो मतलब मुझे लगता है नैतिक दृष्टि से झूठा कौन है, राजनीतिक दृष्टि से झूठा कौन है, और संवैधानिक दृष्टि से झूठा कौन है, ये देश की जनता भली भांति देख चुकी है। और अंत में एक बात और कह दूं, जो अभी सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा कि अरे भाई आप कह रहे हैं योगी जी आएंगे और प्रचंड जीत की संभावना हो जाएगी, मैं उनकी बात का थोड़ा संशोधन करता हूं। नहीं, योगी जी आएंगे उससे पहले राहुल जी आएंगे तो हमारी जीत की संभावना बढ़ जाएगी। और फिर जब प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, योगी जी और अन्य बड़े नेता राजनाथ जी वगैरह आएंगे तो वह संभावना प्रचंड जीत में बदल जाएगी। क्योंकि यह भी एक प्रामाणिक स्थापित सत्य है कि जिस जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी वहां राहुल गांधी जी न्यूनतम गए प्रचार करने के लिए, और जहां बहुत ज्यादा उन्होंने बाएं 6 महीने में जो ज्वार दिख रहा था 6 महीने पहले इंडिया गठबंधन का, वो ऐसा भाटा आया है कि आज मान लो इंडिया गठबंधन वाले ये कह रहे हो कि स्वरूप धरे जीने के लिए बैठे हैं हजारों जहर पिए, ठोकर न लगाना हम खुद हैं गिरती हुई दीवारों के। गजब बेइज्जती है। सुधांशु त्रिवेदी जी बड़े भाई हैं, मैं इनकी बात का बुरा इसलिए नहीं मानता क्योंकि मजबूरी है, ये नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे। और नफरत फैलाना, गालियां देना, ये भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली के अंदर प्रचार अभियान है। मैं तो ये देख करके हैरान हूं कि आप आज जिस तरीके से ये खबर चला रहे हैं और जिस तरीके से हम इस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मोदी जी बैकआउट कर गए हैं दिल्ली के कैंपेन से, और अब इस कैंपेन को योगी जी लीड करने वाले हैं। ये नूरा कुश्ती कोई, ये जो इनकी लड़ाई है आपसी, ये बीजेपी के अंदर ही तो नहीं चल रही है कि एक बार मोदी जी की लॉबी हावी हो जाती है, एक बार योगी जी की लॉबी हावी हो जाती है। कभी मोदी जी को चेहरा बनाने का प्रयास करते हैं कैंपेन का, कभी योगी जी को चेहरा बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए इनके लिए मुश्किल क्या है, ये नफरत और गाली देने की राजनीति दिल्ली में करते हैं और हम काम की राजनीति दिल्ली में करते हैं। ये जितनी हमें गालियां देंगे हम इनको उतने ही काम गिनाएंगे। तो इनको उसका जवाब नहीं मिल पा रहा। इनके पास दिल्ली में कोई चेहरा नहीं है,
इनके पास दिल्ली में कैंडिडेट्स ये अभी तक भी मतलब तय नहीं कर पाए हैं पूरे तरीके से। इनके पास दिल्ली में अभी तक मुद्दे इनके फाइनल नहीं है, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। इनके पास चुनाव का कोई नैरेटिव नहीं है। तो इसलिए इन्होंने इस बार क्या रणनीति बनाई है, इन्होंने इस बार पार्टनरशिप करी है। जेडीयू को भी पता लगा है कि ये चुनाव लड़वा रहे हैं दिल्ली के अंदर, फिर पता लगा है कि AIMIM को भी इस बार लेकर के आए प्रॉक्सी पार्टनर बना के, और कांग्रेस की दिल्ली यूनिट के कुछ नेताओं को भी अपने साथ मिला लिया है। उनसे भी जो इनको कहना होता है उनसे कहलवाते हैं। लेकिन बीजेपी के साथ मुश्किल पता है क्या अनुराग भाई? बीजेपी के साथ सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि इनको मंदिर पे राजनीति तो करनी है, इनको हिंदुत्व पे राजनीति करनी है, लेकिन जब हम पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए की सम्मान राशि देने की बात करते हैं तो ये विरोध में उतर आएंगे, कुछ कुछ तर्क देंगे कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। इनको अफजल गुरु के ऊपर राजनीति करनी है, लेकिन जो उसको शहीद मानती है पार्टी PDP, उसके साथ ये गठबंधन में सरकार चलाते हैं। इनको दलितों के ऊपर राजनीति करनी है, झुग्गियों में जाके रात को रुकेंगे भी, नौटंकी करेंगे पूरी तरह से, लेकिन संसद के अंदर बाबा साहब का मजाक उड़ाते हैं, उनको गालियां देते हैं। इनको पूर्वांचली समाज के ऊपर राजनीति करनी है, उनका वोट चाहिए इनको, लेकिन ना तो पूर्वांचली समाज को प्रतिनिधित्व देंगे टिकटों के अंदर, और उनको नेशनल टेलीविजन के ऊपर इनके प्रवक्ता गाली देते हैं गंदी गंदी। आज भी इनके एक प्रवक्ता ने इसी तरीके से गाली दी है। रोज का अगर कोई मुद्दा है आज चर्चा का, तो मुझे लगता है अनुराग जी इस बात पे चर्चा होनी चाहिए कि प्रवेश वर्मा ने जो आज नॉमिनेशन फॉर्म भरा है, उसमें पिछली बार 2019 की अगर बात करें 5 साल पहले, तो इनकी टोटल प्रॉपर्टी थी 3.2 करोड़, 3.2 करोड़, और आज इन्होंने दिखाया है कि इनकी प्रॉपर्टी है 96.5 करोड़। अनुराग जी सोच के देखिए, नोट छापने की मशीन लगा ली है क्या? जमीनों पे कब्जे कर करके कमा रहे हैं, अवैध शराब से कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 27 गुना प्रॉपर्टी बढ़ गई, 27 गुना 5 साल के अंदर। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। कौन सा धंधा है, कौन सा काम है? प्रवेश वर्मा सहित तमाम सारे आरोप सुधांशु त्रिवेदी जी, अनुराग ढांडा लगा रहे हैं। आपका जवाब? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। देखिए, जो अनुराग जी मेरे बारे में कह रहे हैं, मुझे लग रहा है वही परिस्थिति उनके बारे में है। हमें अफजल गुरु का मुद्दा नहीं लाना है साहब। आपकी मुख्यमंत्री आतिशी जी के दोनों पेरेंट्स ने अफजल गुरु की क्षमा याचना पे साइन कर रखे हैं भाई। सर्वोच्च स्तर से मामला जुड़ा हुआ है। अफजल गुरु की क्लीमेंसी जिस समय विषय उठाया गया था, उस समय ये प्रशांत भूषण अन्यादि मतलब एक नहीं अनेक आम आदमी पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स थे जो जाके कोर्ट में खड़े हुए थे। और शाहीन बाग मेरे दिल में है, ये मनीष सिसोदिया का ऑफिशियल दिया गया बयान है। तो ऐसा नहीं कि कोई बातें हम अनायास कह रहे हैं, अचानक कह रहे हैं। इस मामले में आप और कांग्रेस का दिल बहुत मिला हुआ है। हर मामले में आप लोग साथ रहते थे। रात में चाहे आतंकवाद के आरोपियों के लिए कोर्ट खुलवाना हो, बटाला हाउस इनकाउंटर पे भी दोनों ही लोग एक साथ थे। दोनों का ही दिल जो था वो आतंकवाद के आरोपियों के लिए धड़क रहा था। संसद के हमले वाला विषय तो मैंने आपको बताया ही। आज जैसे वहां सोनिया गांधी जी की आंखों में आंसू आए थे बटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों के लिए, और आतिशी जी की आंखों में आंसू आए थे जब वो केजरीवाल से मिलने गई थी, मगर दोनों में से किसी की आंखों में आंसू नहीं आए थे जब संसद के हमला के वो सब बातें क्या बोले, ऐसी इतनी भाषाई मर्यादा को ध्वस्त करने के कीर्तिमान कहिए। तो अभी आपको ट्वीट दिखा दूं शरद पवार जी के बारे में, मई 2012 का है, कि इतना बड़ा बेईमान आदमी है, इसका स्विस बैंक में अकाउंट है। ये लिखित में है, ये बोलने में नहीं है अनुराग जी, ये वाणी में नहीं है, वाचा नहीं है, ये लिखित है। और इसके जैसे आदमी को जेल में होना चाहिए वगैरह 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 वगैरह। तो मुझे लगता है भाषाई मर्यादा को ध्वस्त करने के जिन्होंने नए कीर्तिमान बनाए हैं, वो आकर अगर इस प्रकार की भाषा बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसा लगता है जैसे पंचतंत्र की कथाओं में इसको शब्दशः न लिया जाए कि एक श्रगाल प्रवचन देने का प्रयास कर रहा है वो।